Now given heading D and L configuration, capital D and capital L. ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन. जनरली वी आर यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन इन अमीनो एसिड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स. दो जगह इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को. ठीक है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, दोनों अच्छे हैं. देखिए बेटा, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन. स्मॉल डी स्मॉल एल की बात नहीं कर रहा हूँ. स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है वो तो रोटेशन को बताता है. ठीक है, यहाँ बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ध्यान से समझना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कहते हैं. अब इस चीज़ को थोड़ा बाइफिकेट करो. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? पॉली मतलब दो से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, और फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड या कीटोन. बात समझ में आ गई? तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन होगा? उसमें कितने कार्बन होंगे? लेट्स से सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? मिनिमम 3 कार्बन होंगे, क्योंकि पॉली बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए बेटा. और एल्डिहाइड है तो बेटा 2 कार्बन हो. तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरल्डिहाइड. इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट या स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो आप. स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये आपका स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, अब इनको भी बेटा फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम लोग. हालांकि मैं बात करूंगा कैपिटल डी और कैपिटल एल की, लेकिन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको कार्बोहाइड्रेट्स का आना चाहिए, अमीनो एसिड्स का आना चाहिए कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है अमीनो एसिड्स. ठीक है, जब भी रूल की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ याद रखना, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे होगा, एट द टॉप. फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप होना चाहिए. अगर नहीं है तो बनाओ उसको बाय डूइंग द रोटेशंस. ठीक है, अब देखो कुछ यहाँ पे मैं, इट इज ट्राइओज. कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम होता है, हम उसको सैकराइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? सैकराइड्स, या फिर शुगर्स भी कहते हैं. इनको शुगर्स भी कहा जाता है, इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है. ठीक है, सैकराइड मतलब सैक्रीन. सैक्रीन इज आर्टिफिशियल शुगर, इसलिए इसको नाम दिया गया है. शुगर आपको पता है केन शुगर से एक्सट्रैक्ट की जाती है, या फिर कोई भी नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है. अब आगे समझिए दिस. अच्छा, इसमें कैरल सेंटर कितने हैं? 1 है, 2 है. ठीक है, अब ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पैरेंट टर्म है, ये बात याद रखना. इसकी जो नॉमेनक्लेचर होती है वो होती है डिराइव्ड नेमिंग, मतलब इसको मेन मान के इसके बिहाफ पे बात करते हैं. तो जो लास्ट कैरल सेंटर है उस पर OH की पोजीशन कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड है. OH की पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कहलाता है एल फॉर्म. ठीक है, अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड है तो कहलाता है कैपिटल डी फॉर्म. तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आप देखो, लास्ट कैरल सेंटर कहाँ पर है? राइट हैंड साइड है, तो राइट हो गया, तो फिर क्या हो गया ये? कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड. अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, कैपिटल डी स्मॉल डी ग्लिसरल्डिहाइड, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैपिटल डी फॉर्म है, डेक्सो रोटेटरी है और ग्लिसरल्डिहाइड है. बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हेक्सोज की. दिस इज ट्राइओज. ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर हम डिवाइड करते हैं. तो 3 कार्बन है इसमें, तो इसलिए बोलेंगे ट्राइओज. 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोज कहेंगे. ठीक है, तो इसको फटाफट याद कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी. जैसे कि ग्लूकोज होता है CHO 1 2 3 4 5 and 6. 1 2. अच्छा, एक सेकेंड. मैंने कहा लास्ट कैरल सेंटर. क्या ये लास्ट कैरल सेंटर है? नहीं है ना बेटा, 2 H आगे, सेम ग्रुप है. लास्ट कैरल सेंटर ये है जी, इसके बिहाफ पे, नॉट ऑफ दिस. लास्ट कायरल सेंटर के बिहाफ पे बात करनी है. किसके बिहाफ पे बात करनी है? ये लास्ट कायरल सेंटर के बिहाफ पे. क्यों करते हैं आगे समझ में आएगा बायोमोलिक्यूल्स में कि इसी को क्यों लेते हैं. ठीक है,
अब देखो तुम्हें मैं इसके कुछ नाम से याद करवा दूं फटाफट, जो तुम्हारे काफ़ी काम आएंगे। ऑल आर हेक्सोस मतलब 6 कार्बन है, ऑल आर हेक्सोस मतलब 6 कार्बन है। CHO CHO। हेक्सोअल्डोज है, हेक्सोअल्डोज का मतलब कि 6 कार्बन है और सबके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये बना दिया मैंने हेक्सोकीटोज। ये क्या बन गया? हेक्सोकीटोज। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना है। मान के चलो कि सारे के सारे OH, ध्यान से देखना उसके बाद बनाना, अभी नहीं। मान के क्या चल रहे हैं बेटा? सारे के सारे OH राइट हैंड साइड है, सारे के सारे OH राइट हैंड साइड कर लो, कोई इशू नहीं। और अभी देखना आपको 1 सेकंड में सबके नाम याद हो जाएंगे। 1 सेकंड का मतलब है 30 सेकंड, 30 सेकंड का मतलब है जब तक कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन है। अब ये हो गया आपका ग्लूकोज, इसे बोलेंगे मैनोज। लिखना मत, अभी बता रहा हूँ ट्रिक। इसे बोलेंगे हम लोग गैलेक्टोज, और इसे बोल देते हैं फ्रक्टोज। अब देखो ट्रिक क्या है। अगर थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, अगर थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो ग्लूकोज है। क्या मान के चलना है? सारे के सारे एल्डिहाइड्स हैं, मतलब एल्डिहाइड और 6 कार्बन है। ठीक है, OH कहाँ मान के चलें? राइट हैंड साइड। थर्ड का OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो ग्लूकोज है। सेकंड और थर्ड का आ गया तो मैनोज है। थर्ड और फोर्थ का आ गया तो गैलेक्टोज है। ये याद करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके इन्हीं से आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी लैक्टोज वगैरह की। याद हो गया? दूसरी बात, फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज की बहन है, इसे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज है, बाकी वही कहानी है। थर्ड पोजीशन का OH। याद हो गया? तो कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, वो बात इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के अंदर थर्ड पोजीशन का OH, अगर ग्लूकोज है तो थर्ड पोजीशन का OH कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड फॉर ग्लूकोज। उसके बाद सेकंड और थर्ड का OH अगर लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो वो कौन हो गया बेटा? मैनोज। और अगर थर्ड और फोर्थ का OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो क्या हो गया? वो गैलेक्टोज। क्या मान के चलना है? 6 कार्बन है, CHO है, सारे OH इधर है, बस जो चेंज करना है वो याद रखो। और फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज की बहन थी, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें वही कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? वो हेक्सोकीटोज बन गया। दिस इज हेक्सोकीटोज और ये हेक्सो गैलेक्टोज एल्डोज है। अच्छा, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, डी है कि एल फॉर्म है? जल्दी, कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है? क्या करना है? सेकेंड लास्ट, मतलब यहां तो H है, लास्ट OH को देखना है। कहां पर है? कैपिटल D। लास्ट OH को देखना है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहां H और H आ गया, कायरल सेंटर लास्ट ये वाला हो गया, तो दिस इज कैपिटल D, दिस इज ऑल्सो कैपिटल D एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल D। ये सारे मैंने कैपिटल D फॉर्म बनाए। अगर L फॉर्म बनाना तो क्या करें? हाँ जी बेटा, L फॉर्म बनाना तो इसको इधर करें क्या बेटा? हैव टू लॉस हो जाएगा, वो हैव टू लॉस हो जाएगा। यू हैव टू टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस। कभी ये मत कर देना कि इसको इधर कर देगा, वो कुछ और नाम हो गया। आपको इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड आ गया। डन? देख लो, रूल समझ में आ गया? तो पहला रूल क्या कहता है कि सारे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पे रहे। तीसरा, जो मेन इसका है कि डी और एल फॉर्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, इसको थर्ड रूल ही मान लो, जो डी और एल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, इट इज ओनली गिवन विद रिस्पेक्ट टू लास्ट कायरल सेंटर कार्बन OH या लास्ट कायरल OH। ठीक है, अगर एट लास्ट कायरल सेंटर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कैपिटल L फॉर्म, और अगर OH राइट पर है तो कैपिटल D फॉर्म, तो कैपिटल D फॉर्म कहलाएगा आपका। समझ में आ गई बात? अब देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके थ्रू समझाना मुझे।
चलो ये बताओ ये कौन सा फॉर्म है, वेदर इट इज डी फॉर्म और एल फॉर्म। देखते जाओ कौन कौन सा फॉर्म है, चेक करते जाओ। टेल मी विच फॉर्म इज दिस, डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है? लेट्स सी। तीन एग्जाम्पल दिए आपको। पहला लास्ट कायरल सेंटर कौन सा बेटा? पहले तो ये चेक कर लो सारे वर्टिकल लाइन पे है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, यस ठीक है। उसके बाद इसमें तो कायरल है नहीं, ये वाला कायरल है, OH कहाँ गया? राइट साइड, तो कैपिटल डी फॉर्म। इसकी बात करें सारे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, बिल्कुल। लास्ट कार्बन जो है वो ये है कायरल सेंटर, इस पे OH का है, दिस इज कैपिटल एल फॉर्म। उसकी बात करें थर्ड वाले की, सोच समझ के आंसर दो उसका। हाँ जी, रोटेशन कैसे देंगे? पहला इंटरचेंज कैसा होगा? लाइक इन दिस वे। तो आप क्या करोगे, CHO को यहां ला दोगे और H यहां आ गया। फिर दूसरा इंटरचेंज इसमें होगा, OH यहां पे आ गया और CH2 OH यहां पे आ गया। तो कौन सा फॉर्म हुआ? एल फॉर्म। तो इंटरचेंज करना मत भूलना। इसकी बात करें, ये भी इंटर कन्वर्ट करो उसको, कैसे करोगे? एक कायरल सेंटर के अराउंड चेंज किया जा सकता है, एक कायरल सेंटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां लाएं और इधर, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कैसा हो जाएगा? एल फॉर्म। ये भी आपका एल फॉर्म हो गया। इसकी बात करें, ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, तो OH हमारा लास्ट यहाँ गया, तो डेट इज डी फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और किया जाए इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके सामने सिचुएशन कुछ उल्टा कर दें, कितने कार्बन लें? 1 2 3 4 5 ले लो, CHO ले लो, OH 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 और यहाँ कर दो CH2 OH, then H H H H H, इधर OH कर दो, OH and H। Now tell me this group, ये ग्रुप कैसा है? कैसे, क्या किया तुमने? इसको इधर चेंज कर दिया, इधर ऐसे चेंज कर दिया, कैसे चेंज करोगे बताओ? ऐसे, ऐसे या ऐसे? ऐसे चेंज किया, ठीक है। उसके बाद हो गया। मेन फंक्शन ग्रुप कहाँ, टॉप पर है क्या? रूल नंबर 1, मेन फंक्शन ग्रुप कहाँ होना चाहिए? तो फिर टॉप पे है क्या? तो लिस्ट पे आ गया ना, तो कैसे चेक करें बेटा? ऐसा कुछ नहीं होता ना, कुछ भी मान लो तो कुछ थोड़ी होता है, रूल्स हैं वो रूल्स हैं। इसको कराओ स्टेरिंग रोटेशन 180 डिग्री। सबसे पहले होगा स्टेरिंग रोटेशन, तो स्टेरिंग रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा? आप इसको 180 डिग्री रोटेट करवाओगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। अब
H यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये ऐसा बन गया, यूँ फ्लिप्ट हो गया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, ठीक है। CHO यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, OH OH OH, ये CH2OH आ गया, H H H H। अब करवाओ आपका जो काम करना है आपको, अब इसमें करवाइए जो काम आप कर सकते हो। क्या करवाएं अब हमें इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करना पड़ेगा, तो इंटर कन्वर्ट करवाएं। क्या बनेगा, CHO यहाँ आ गया, मैं सीधा लिख दूँ इसमें, यहीं पे लिख देता हूँ। तो CHO अब यहाँ आ जाएगा और H अब यहाँ आ जाएगा, तो सेकेंड लास्ट कार्बन का एटम ये हो गया। जब यहाँ करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, OH कहाँ पे मिला मेरे को, राइट हैंड साइड पे, दैट इज डी फॉर्म, ये डी फॉर्म कहलाएगा। फिर आई बात समझ में। तो सबसे पहले चीज़ चेक ये कर लेना है कि फंक्शनल ग्रुप टॉप पर है या नहीं। और वैसे अगर बात की जाए इनकी जो नेमिंग डिसाइड हो रही है, जैसे इसकी भी बात करें तो बेटा डी ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करो और एल ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करो। डी ग्लिसरल्डिहाइड में OH सेकंड, मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन, मतलब जो कायरल सेंटर, लास्ट कायरल सेंटर, उसका OH राइट हैंड साइड में था, इसीलिए डी फॉर्म है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो एल फॉर्म होगा, ठीक है। अब लिखो फिर इसके बाद अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में कैसे करते हैं, इन अमीनो एसिड्स हाउ विल यू डू, पूरी सुनाता हूँ। नाउ प्रोटीन्स आर द स्मॉलेस्ट, प्रोटीन्स आर द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, अमीनो एसिड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन आर द पॉलीमरिक, पॉलीमरिक फॉर्म, इसको पूरा ही लिख लो, पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये थी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा एक दो बातें बेटा, वन इज पॉलीपेप्टाइडिक चेन, एक डेफिनेशन और होती है प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइडिक चेन इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइडिक चेन एंड अमीनो एंड प्रोटीन्स। बायो में डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलीपेप्टाइडिक चेन का अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग चेन का नाम देते हैं, लेकिन 10,000 AMU से अगर कम है तो वो प्रोटीन्स कहलाता है। तो हर बार ये कहना गलत होगा कि पॉलीपेप्टाइडिक चेन इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। जो लिंकिंग है इसमें, जो बॉन्ड जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडिक बॉन्ड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, पेप्टाइड। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड जुड़ता है, वी कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। DNA RNA में कौन सा जुड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा बहुत याद रख लेना, अगर आप याद रख सको तो। बॉन्डिंग अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन्स में जो बॉन्ड होती है उसे बोलते हैं हम लोग पेप्टाइडिक बॉन्ड। और जो न्यूक्लिक एसिड में बॉन्डिंग होती है, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA एंड RNA में जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। प्लस इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो मिलता ही मिलता है आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अमीनो एसिड पे बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड बेटा देखो होता क्या है, अमीनो एसिड मतलब अमाइन ग्रुप है और एसिड ग्रुप है। तो बेटा ये हो गया COH, ये हो गया NH2, ये हो गया H, और ये चौथी वैलेंसी जो है ना, इसकी वैलेंसी खाली है, मैं इसको R मान लेता हूँ, R ग्रुप मान लेता हूँ, लेट अस से R ग्रुप। R ना मान के इसको G मान लो, क्योंकि आप R को कार्बन भी समझ सकते हो, तो G ग्रुप, G फॉर ग्रुप, एनी ग्रुप, ठीक है बेटा। तो बेटा ध्यान रखना। अब जरा इसकी नॉमेनक्लेचर करें एक बार, IUPAC नेमिंग करें या कॉमन नेमिंग करें। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 अमीनो एसिड मैं कह सकता हूँ,
और अगर इसकी कॉमन नेमिंग करता हूँ तो बेटा ये अल्फा हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, फंक्शनल ग्रुप में नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, तो इसको पूरा नाम दिया जाता है अल्फा अमीनो एसिड। इसको क्या देते हैं हम लोग? अल्फा अमीनो एसिड, कि अल्फा पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि अगर इसमें कैरलिटी आ गई ना, ये जी ग्रुप क्या हो सकता है? ये जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा बेटा? स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा? जब ये जी ग्रुप किससे भरे? H से भरे। तो जो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होगा वो ये होगा NH2 CH2 COH, और इसे कहा जाता है ग्लाइसिन। क्या कहते हैं? ग्लाइसिन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, एक तरह का लिगेंड होता है ग्लाइसिनेटो, समझ में आया? ग्लाइसिनेटो वो ये होता है, इसलिए इसको याद रखना, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, मतलब ये जो G है ये कुछ भी हो सकता है, ये C भी हो सकता है, अगर CH3 आ गया तो वैलिन कह देंगे, आइसोप्रोपाइल आ गया तो मेथोनिन कह देंगे, यहाँ पे कुछ और फिनाइल ग्रुप आ गया कुछ और नाम हो गया इसका। तो इस G ग्रुप के बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है, याद रह गया? नाउ देयर आर 20 अमीनो एसिड इन अवर ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितने अमीनो एसिड हैं बेटा? 20 अमीनो एसिड्स हैं। देयर आर 20 अमीनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी। अब जरा सोचो, ये 20 अमीनो एसिड्स आपस में प्रोबेबिलिटी लगाओ इन पे, तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ये, है ना? इतने प्रोटीन बन सकते हैं बॉडी के अंदर, इतने प्रोटीन्स बन सकते हैं, और ये सारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स करते हैं। बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है। भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, पूरी दुनिया जो एक दिन में काम करती है ना मिलकर, हमारा बॉडी के अंदर जो काम है वो बराबर है, उससे ज़्यादा ही होगा इवन। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इवन फीमेल्स में तो और ज़्यादा हो जाता है, मेल्स में फिर भी कम है रेशियोज़ का। तो 20 अमीनो एसिड में 10 अमीनो एसिड तो क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं, और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। 10 होते हैं एसेंशियल, 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके बाद इसकी नेमिंग पे बात करते हैं, ठीक है? एसेंशियल अमीनो एसिड वो एसिड्स होंगे जो आपकी बॉडी में नहीं बनते, विच आर टेकन फ्रॉम फूड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर अपना बन जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो नहीं बन पाते, अमीनो एसिड विच आर नॉट फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, जो आपकी ह्यूमन बॉडी में नहीं बनाया जा सकता, एंड टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए जाते हैं बेटा? फूड, मतलब प्लांट और एनिमल्स, उसे कहते हैं अपन एसेंशियल। कौन कौन से बेटा? छोटी सी ट्रिक है, याद रखो, टीवी, मिल, पाथ, टीवी, मिल, पाथ, याद रह गया? टी फॉर ट्रिप्टोफैन, वैलीन, मेथोनिन। ये मेथोनिन जो होता है ना, ये सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो ध्यान रखना है, ये सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, प्रोलीन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टाडाइन, ठीक है? और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल, तो उनमें लिए आप लोग ज़्यादा मत उसमें इन्वॉल्व हो। एक तो याद रखो ग्लाइसिन, जो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर के साथ में, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। दूसरा याद रखो एस्पार्टिक एसिड, और तीसरा याद रखो ग्लूटामिक एसिड। एग्जाम में जनरली 2-2 या 3-3 ही पूछे जाते हैं, तो आपको नाम याद रहेंगे, काम कर सकते हो। ग्लाइसिन का पूरा स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो, एसिडिक अमीनो एसिड भी याद रहेगी तुम्हें,
एसिडिक अमीनो एसिड भी याद रखिए। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बेटा हिस्टडीन है और मिथानिन है, हिस्टडीन और मिथानिन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। और क्लासिफिकेशन बायोमॉलिक्यूल्स में करेंगे। अब बात करते हैं नेमिंग के अंदर। डन, चलिए ओके। नाउ अब यहां पे जब हम बात करते हैं नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे की जाती है, लेट्स सी। आई विल डू द नेमिंग। जब हम लोग इसकी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बेटा किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, रूल फर्स्ट, या रूल इसका एक ही रूल है कि हमें देखना होता है, जैसे पहले हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट में क्या, लास्ट कायरल सेंटर पर OH, यहां क्या देखेंगे, लास्ट कायरल सेंटर पर NH2। ठीक है, क्या देखना बेटा, C लास्ट कायरल सेंटर NH2। वही रूल है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, टॉप पर। अच्छा, अमीनो एसिड की बात करें, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, COH और NH2, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन माना जाएगा, COH। बड़ा ग्रुप होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से बात करेंगे हम लोग। भाई नेमिंग फिर NH2 के हिसाब से क्यों नहीं की तुमने, बात समझ में आई। ठीक है, तो इस बार क्या देखेंगे, NH2 को देखना है बस। अगर ये NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो L फॉर्म कहलाएगा, और अगर ये NH2 राइट हैंड साइड पे आ गया तो D फॉर्म कहलाएगा। बात समझ में आ गई। देखो बेटा अब इसका एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे COH है, कौन सा फॉर्म है बेटा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करवाएं, इसके साथ चेंज हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है वो कहाँ नहीं चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पर है, बिल्कुल है जी। सेकेंड रूल कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, मतलब वर्टिकल लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप बन जाए। फिनाइल है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, तो ये यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो कन्वर्ट करवाओ। तो हम क्या करते हैं इसको, अच्छा एक तुम गड़बड़ करते जा रहे हो, वो क्या गड़बड़ अभी बताता हूँ तुम्हें। ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा PH। तुमने रोटेशन कितना करवाया बेटा, इंटर कन्वर्ट कितना करवाया, एक ही बार किया ना, ऑड इंटर कन्वर्शन किया ना, तो जो होगा उसका उल्टा होगा ना। ये बात कैसे भूल गए आप, किसका, ऑप्टिक तो होता ही नहीं कुछ। हाँ, तो उसमें तो मैंने बहुत सारे करवाए हैं, किस में बात कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन में तो हमने बार बार किया है, और वहाँ ध्यान रखा है इंटर कन्वर्शन 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया है। इंटर कन्वर्शन रूल बताएं वहाँ पर मैंने आपको। जहाँ नहीं किया वो है राइथ्रो और थ्रियो, वहाँ RS नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे थे हम लोग, सिर्फ इंटर कन्वर्ट करवा के देख रहे थे कि राइथ्रो है या थ्रियो है, बस। यहाँ तो इसी के आधार पे बात हो रही है ना, D और L फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, NH2 कौन सी साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे होगा तो D फॉर्म। बट तो पीछे भी कार्बोहाइड्रेट में भी गलती की है, तो ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि आपने इंटर कन्वर्जन एक करवाया, और इंटर कन्वर्जन करवा तो जो होता है वो नहीं है, उसका अगला होगा। इवन इंटर कन्वर्जन करवा रहे हो तो वही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन नॉट चेंज। ठीक है, तो अमीनो एसिड में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है। अब डालो इनेंशियोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनेंशियोमर्स के ऊपर कुछ बातें, पहले जो मेन पॉइंट्स है वो याद रख लो। पहली चीज़, इनेंशियोमर्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, एंड इवन द सेम कनेक्टिविटी थ्रू द एटम्स, एटम के थ्रू कनेक्टिविटी सेम है। मतलब ये कि अगर आपने इस तरह से कंपाउंड लिया Cl, H, Br और I, तो इस एटम से ये अटैच हैं, तो कनेक्टिविटी इन एटम्स की सेम है, ये चेंज नहीं हो सकती। ये नहीं कर सकते आपकी आयोडीन से या फिर क्लोरीन से ब्रोमीन को जोड़ दो,
तो सेंट्रल एटम इससे है तो इसी से सारा चीज़ अटैच रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू चेक एनेंटियोमर्स ऑलवेज कंपेयर विद द सेम। अगर इसको चेक करना है, ये एनेंटियोमर है, तो मुझे इसी एटम को ही चेक करना है। मैं इसका मिरर इमेज बना लूँ और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ClIHBr। तो क्या हमने कोई स्ट्रक्चर चेंज किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज किया? तो टू चेक एनेंटियोमर्स वी ऑलवेज कंपेयर विद द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एनेंटियोमर्स हैं तो दे मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, और एक ही कैरल सेंटर में तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही होता है हमेशा। ठीक है। मेन चीज़ ये है इसकी, द कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, टू ईच अदर एंड हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर। मेक श्योर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन, एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेना, ये कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन बन गई आपकी। नाउ इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, देयर इज नो सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस। अगर सिमेट्री हो जाती तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, इनएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको उठा के इस पर रखूंगा। अब सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, ये बात समझ लो। जैसे कि हम बोलते हैं कि ए बनाया, इसका मिरर इमेज लिया तो ये भी ए बन गया, दोनों सेम हो गए। इसको उठा के उस पर रखेंगे तो ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि दोनों में से पहला कौन सा था। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर इम्पोजेबल। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होंगे, लाइक दिस स्ट्रक्चर, इसको उठा के इस पर रखोगे तो इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक और चीज़ याद रखना, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ मैं RS नॉमेनक्लेचर के आधार पे, क्या है बेटा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4th है। तो घुमा कैसे, मतलब S हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, S हो गया। इसका उल्टा होगा, इट मस्ट बी R। चेक कर लो, 1 2 3। ऑलराइट, मूवमेंट कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन होगा कैसा, R। सो S हमेशा उल्टा जाएगा R पे। ऑलराइट, क्या बताना है आपको, वेदर दीज पेयर्स आर एनेंटियोमर्स और नॉट। हाँ जी बेटा, चेक करें, कंपाउंड सेम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मूवमेंट कैसा हो रहा है, निकाल लो, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज, एस फॉर्म तो डेफिनेटली आर ही होगा क्योंकि मिरर इमेज बना दी है। तो दीज आर अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, ये एनेंटियोमर्स हैं। इधर बात करते हैं, पहली चीज कंपाउंड सेम। हाँ जी, कंपाउंड सेम है भाई, कंपाउंड सेम है या नहीं। कंपाउंड सेम का मतलब है सेंट्रल एटम से जुड़े जो एटम्स हैं वो सारे का सारे सेम होने चाहिए। एनेंटियोमरिज्म की फर्स्ट कंडीशन यही तो है कि कंपाउंड मस्ट बी, स्ट्रक्चर फार्मूला मस्ट बी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। अगर वो चेंज कर दिया तो कहानी गलत होगी, पर एनेंटियोमर नहीं है, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पर भी HIClBr है, यहाँ पर भी HIClBr है, बिल्कुल सही है। अब जरा इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, तो इंटरचेंज करवा सकते हो आप। इंटरचेंज करवाएंगे तो ये इधर इधर आ जाएगा, Cl उधर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरचेंज करवा लो बेटा, Cl इधर आ गया, Br इधर आ गया, H इधर आ गया और I इधर आ गया। अब जरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अब सेम हो गया ना। अरे ये और ये तो सेम निकल गया, तो ये एनेंटियोमर नहीं है। तो एनेंटियोमर नहीं है तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, क्या कहेंगे भाई, बोथ आर आइडेंटिकल, A एंड B बोथ आर आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल को हम लोग एक स्पेशल नाम देते थे, वी कॉल्ड एज होमोमर्स। ये तो बेटा होमोमर्स निकल गए, बोथ आर होमोमर्स। द कंपाउंड हैविंग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, तो वो होमोमर्स कहलाते हैं। थर्ड बात करें, और वैसे देखोगे तो बेटा इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आर आ रही है। थर्ड देखिए बेटा,
इंटरचेंज तो करवा देंगे, लेकिन है क्या, दीज आर द पेयर ऑफ इनिशियोमर्स और नॉट। अगर चेंज हो जाएगा तो देखते हैं बेटा, वो तो चेंज करवा के देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज करवाते हैं। लेट्स सी, पहले तो इस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बेटा। यहाँ पर व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन हियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सर आ रही है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मूवमेंट ऐसा हुआ और वर्टिकल लाइन पे ही है, तो ऐसा क्या मतलब क्लॉकवाइज आर गया। इसका मूवमेंट देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यूँ वर्टिकल लाइन पे ही है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, तो एस। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो हमें OH को नीचे लाना होगा और इसको यहाँ लाना होगा, तो यहाँ इंटरचेंज करवाया जाए। ये नहीं है। ठीक है, यहाँ चेक करेंगे, लेट्स सी। तो चेक इट आउट, CH3 Cl और इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, F यहाँ आ गया, OH यहाँ पे आ गया, Br यहाँ आ गया, तो इसको और इसको कंपेयर करो बेटा। कॉन्फ़िगरेशन देख लें बेटा, ये R है तो फिर ये डेफिनेटली S होगा, क्योंकि उल्टा हो गया इसका, और ये S है। तो देखो फर्स्ट R से S बना, मतलब ये तो इनिशियोमर है, और S से S बना, यहाँ इनिशियोमरिज्म नहीं है। हाफ इनिशियोमर्स कुछ नाम की चीज़ होती नहीं है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कहीं? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो मीज़ो बन जाता, सीधी सी बात ये। तो बताओ बेटा, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है? एक काम करो ना, इसको भी रोटेट करवा लो, इसको भी रोटेट करवा लो। वैसे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 R है, 1 R है, 2 S है। यहाँ क्या बोलोगे, 1 S है, 2 S है, Cl Cl ये ना ही मिरर इमेज है, पहली बात, ना ही ये मिरर इमेज है, दूसरी बात ना ही ये इनिशियोमर्स है, दे आर होमोलोगस। होमोलोगस, होमोलोगस मतलब इसका जैसा है बट है नहीं, अ पेयर ऑफ होमोलोगस। नेक्स्ट वाली बात करें, एनिशियोमर नहीं हो सकता, कंपाउंड ही डिफरेंट हो गया। कंडीशन ये है कि द कंपाउंड मस्ट बी सेम, यहाँ कंपाउंड डिफरेंट हो गया, तो ये भी एक दूसरे का क्या हो गया, होमोलोगस ही कहलाएगा। दीस आर होमोलोगस। गॉट इट? नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायस्टेरियोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।